डॉट नेट कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ADO.NET को डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। और इस ट्यूटोरियल के दौरान हम बात करेंगे SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डेटा रीडर, एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के बारे में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को और फिर क्विकली क्रिएट कर लेंगे न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज फॉर्म ऐप, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्लिक कर दें नेक्स्ट। और फ्रेमवर्क लेटेस्ट वाला .NET 6 है, आपके टाइम में जो हो वो सेलेक्ट कर लें और क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर लेगा .NET कोर एप्लीकेशन को और उसमें एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे। और आपके सामने है, अब कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं इस फॉर्म की और प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और स्टार्ट पोजीशन में कर लेता हूँ सेंटर स्क्रीन और इसको कर लेते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ADO.NET इंट्रोडक्शन और इसके अलावा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर लेते हैं और इसके अलावा फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर लेते हैं फिक्स्ड सिंगल। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ और फिर एक मेन्यू यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि आपको मिलेगा मेन्यूज एंड टूल बार में, और मेन्यू स्ट्रिप मैंने ऐड किया। और सबसे पहले मैं जो मेन्यू ऐड करूँगा वो है क्लोज, उसके बाद एक सेपरेटर, उसके बाद सेव रिकॉर्ड और उसके बाद एक और सेपरेटर और फाइनली क्लियर स्क्रीन। अब इसको सेलेक्ट कर लें, इस मेन्यू को प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इसकी फॉन्ट साइज को कर लेते हैं 12 ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। अब मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट जनरेट करता हूँ क्लोज के लिए और आपके सामने है और इसको कर लेते हैं application.exit। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्म रेडी है, यहाँ पे हम अपने डेटाबेस में चलेंगे जिसको हमने इस ट्यूटोरियल के दौरान यूज़ करना है। सिंपल डेटाबेस है और मैंने इसको नाम दिया है टेस्ट DB और इसमें सिर्फ एक ही टेबल है स्टूडेंट। राइट क्लिक कर दें, डिज़ाइन में चलते हैं और चंद फील्ड्स हैं, आप देख रहे हैं स्टूडेंट IT जो कि आइडेंटिटी फील्ड है, यहाँ पे चलते हैं और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यस, इंक्रीमेंट 1 और आइडेंटिटी सीड 1 से स्टार्ट होगा। जब सेकेंड रिकॉर्ड डलेगा तो 1 इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा और एक एक करके फिर इंक्रीज होता जाएगा। फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और ये डेट टाइम है और नोट्स जो कि मैक्स है। एक चीज़ नोट रखनी है, n-var यूज़ करें। n-var जब आप यूज़ करते हैं var के बजाय यहाँ पे एक var भी है, दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज़ है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप n-var यूज़ करते हैं तो फिर आप इसमें उर्दू के कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, हिंदी के भी ऐड कर सकते हैं, जापानीज़, कोरियन, कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर var यूज़ करेंगे तो फिर आप इसमें सिर्फ रोमन कैरेक्टर यानी इंग्लिश के कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। करंटली इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, वो भी आपको दिखा लेता हूँ आपके सामने। अब हम इस डेटाबेस को यूज़ करेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन हमने क्या करना है कि हर फील्ड के लिए हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स और इसके लिए डेट टाइम पिकर और नोट्स के लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है। और आपके सामने है, मैंने क्विकली कर लिया, क्या है लेबल कंट्रोल, नाम उसको मैंने दिया है फुल नेम लेबल और फिर टेक्स्ट बॉक्स है फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल और इसी तरह ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, मोबाइल लेबल, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स, डेट ऑफ बर्थ लेबल और डेट टाइम पिकर है ये वाला। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट की थी जो कि है फॉर्मेट मैंने इसका कर दिया था कस्टम। सिंपली इसको कस्टम करना है, डिफ़ॉल्ट में लॉन्ग या शॉर्ट होता है, कस्टम आपने कर देना है, बस दैट्स अबाउट इट। इसके बाद नोट्स है और आप देख रहे हैं नोट्स टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने यहाँ से इसको मल्टी लाइन कर दिया है और इसकी स्क्रॉल बार्स को वर्टिकल कर दिया है, तो इस तरह आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। तो अब 5 फील्ड्स रेडी हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे एक ग्रिड व्यू को ऐड करता हूँ। जो भी हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो इस व्यू में फिर हमें नज़र आएंगे।
तो ये आपको मिलेगा डेटा पैनल में, डेटा ग्रिड व्यू, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर लें। इसके बाद इनेबल एडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग को ख़त्म कर दें। ख़त्म हो गया, और इसी तरह इसको छोड़ देते हैं और इसकी नेम को कर लेते हैं स्टूडेंट्स डेटा ग्रिड व्यू, आपके सामने है। इसके बाद में और इसको थोड़ा सा रीसेट करके थोड़ा सा कम कर लेते हैं, रन कर लें इसको इस स्टेज पे। तो आप देख रहे हैं फॉर्म रेडी है, आपके सामने है। क्लोज पे क्लिक करूंगा, क्लोज हो जाएगा। दोबारा रन करते हैं, इसी तरह आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड हमने सेव किए हों वो यहाँ पे आपको दिखें। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। तो किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान है। डबल क्लिक कर लें फॉर्म पे तो लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक मेथड को डिफाइन करना है, लोड डेटा इनटू डेटा ग्रिड व्यू, सिंपल एज दैट। अभी मौजूद नहीं है इसलिए एरर शो कर रहा है। इसको जनरेट कर लेते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं लेकिन मैंने जनरेट कर दिया। और अब हमने क्या करना है, डेटा टेबल को डिफाइन करना है, और फिर मैं इसके लिए हमें ये ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड हो जाएगा। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, डेटा टेबल, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, और क्या है डेटा टेबल। तो जो इस डेटा टेबल में होगा उसको किस में शो करो, स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू में। करंटली ये एम्प्टी है, हमने इसको अब डेटा अपने डेटाबेस से लाना है। तो किस तरह लाएंगे, मैंने आपसे कहा था कि हम 3 क्लासेस को यूज़ करते हैं। सीक्वल कनेक्शन के हमने उसमें बताना है कि कौन से कंप्यूटर के साथ और उसकी कौन सी डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट होना है। फिर सीक्वल कमांड, फिर हम इसको सीक्वल का कमांड देंगे कि सारा डेटा लाओ स्टूडेंट्स टेबल से। कौन से टेबल से, इस वाले स्टूडेंट टेबल से। फिर उस डेटा को रीड करेंगे सीक्वल डेटा रीडर के थ्रू, और फिर हम उसको डाल देंगे अपने डेटा टेबल में, जो कि फिर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हमने चलना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पे डिपेंडेंसी पे राइट क्लिक कर दें, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे क्लिक कर दें, और फिर हमने ब्राउज में चलना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसको ऑल होना चाहिए वरना फिर नहीं दिखेगा आपको। और फिर मैं सर्च कर लेता हूँ system.data.sql क्लाइंट को। यहाँ पे आपके सामने है, लेटेस्ट वाला आपने यूज़ करना है जो कि है 4.8.3। आपके टाइम में जो हो आपने वो वाला सेलेक्ट करना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर लें, ओके कर लें, आई एक्सेप्ट कर लें, तो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे आएंगे, पैकेजेस आपको फिर दिखेंगे, और इसको क्लोज कर लें। अब मौजूद है, हमने क्या करना है, यूजिंग सीक्वल कनेक्शन, और फिर इसको ये वाला हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हो गया, कॉन इक्वल्स टू न्यू सीक्वल कनेक्शन, और इसको हमने क्या देना है, कनेक्शन स्ट्रिंग, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग के बगैर ये काम नहीं करेगा। क्योंकि फिर इसको किस तरह पता चलेगा कि कौन से कंप्यूटर के किस डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट होना है, या कौन से सर्वर के किस डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट होना है। तो स्ट्रिंग है, तो कनेक्शन या कनेक्ट स्ट्रिंग, जो भी नाम आप इस वेरिएबल को देना चाहते हैं, और फिर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। कनेक्शन स्ट्रिंग आप बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। व्यू में चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा सर्वर एक्सप्लोरर, यहाँ पे ये मौजूद है। और फिर हमने क्या करना है, कनेक्ट टू डेटाबेस, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने इस वाले को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू, और फिर आपको अब क्या चाहिए, यहाँ पे आना है और इस पे क्लिक करना है, और ये कंप्यूटर आपके कंप्यूटर का नाम है, और यहाँ पे दे दे। तो अब आपको वो सारे डेटाबेसेस दिखाई देंगी। ये वाला डेटाबेस हमने यूज़ करना है। टेस्ट कर ले, कनेक्शन सक्सेसफुल है तो एडवांस में जाना है, और फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, सिंपल एज दैट। तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। अभी आपको एरर दे रहा है, तो आपने एक चीज़ और करनी है, ये कर देना है,
अच्छा, आप इसको डायरेक्टली यहाँ के बजाय यहाँ पे भी डाल सकते थे, लेकिन ये बेहतर तरीका है वेरिएबल को यूज़ करके। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने दे दिया। तो अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसको क्या कह रहा है? कनेक्शन स्ट्रिंग इसको कह रहा है कि इस कंप्यूटर के इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाओ, यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए तो फिर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे देना है। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब हमने कमांड देना है। तो क्या है? SQL कमांड और CMD और फिर न्यू SQL कमांड। अब कौन कमांड क्या हो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। इस डेटाबेस में हमने कनेक्ट होना है और उसका सारा डेटा जो स्टूडेंट्स टेबल में है वो ले आओ। ये आपके सामने मौजूद है। इस स्टूडेंट से ये एग्जैक्टली यही नाम होना चाहिए। गलत हुआ तो फिर काम नहीं करेगा। हो गया। ये SQL कमांड में हम SQL स्टेटमेंट देते हैं और आप देख रहे हैं मैंने SQL स्टेटमेंट इसको दिया। इसके बाद कॉमा लगाना है और आपने इसको कहना है कहाँ पे ये है। तो कौन ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया था या क्रिएट किया था उसको यहाँ पे आपने देना है। हो गया। तो अब दो चीज़ें हो गई और पहली चीज़ क्या थी? SQL कनेक्शन स्ट्रिंग हमने इसको दिया कि कौन से कंप्यूटर के किस डेटाबेस में कनेक्ट हो जाओ और फिर कमांड दिया है कि उस डेटाबेस के कौन से टेबल से कौन सा डेटा ले आओ। तो आपके सामने है। अब हमने कनेक्शन को ओपन करना है, इसके बगैर कभी नहीं होगा। तो कनेक्शन ओपन कर ले और फाइनली उसके बाद आपने क्या करना है? अब ये डेटा आपके पास आ जाएगा, इसको रीड करना है। तो SQL डेटा रीडर आप यूज़ कर सकते हैं और आपके सामने है। मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया रीडर। अब हमारे पास डेटा मौजूद है इस रीडर में। सारा डेटा जो कि यहाँ पे है वो यहाँ पे अब आपके सामने है क्योंकि आपने एग्जीक्यूट कर दिया रीडर को। अब हम क्या करेंगे? इस डेटा को, ये जो डेटा है यहाँ पे रीडर में, इसको हमने डेटा टेबल में लोड कराना है। तो डेटा टेबल डॉट लोड और फिर रीडर, सिंपल एज दैट। तो अब क्या हो गया? डेटा हमारे पास आ गया, हमने डेटा टेबल में लोड कर दिया और अब फिर उसको शो कराएंगे अपने स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू में। रन कर लें, देखते हैं कि होता है या नहीं। तो आप देख रहे हैं लोड हो गया है सारा डेटा। अब हम इस डेटा ग्रिड व्यू को इम्प्रूव करेंगे और उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करेंगे। करंटली आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब भी हम किसी भी सेल पे क्लिक करें पूरा रो इस तरह सेलेक्ट हो, ये भी करेंगे। और यहाँ पे ये एम्प्टी जगह है ये भी फिल हो जाए। तो तीन प्रॉपर्टीज़ हमने सेट करनी है। प्रॉपर्टीज़ विंडो में चलते हैं और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमने सेट करनी है ऑटो साइज कॉलम मोड। फिल करना है तो फिल हो जाएगा पूरे इस डेटा ग्रिड व्यू में। फिर मल्टी सेलेक्ट करंटली ट्रू है, फॉल्स कर लें तो फॉल्स हो जाएगा। और आखिरी जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने सेट करना है और वो है सिलेक्शन मोड, और इसको कर लेते हैं फुल रो सेलेक्ट। इसी नाम से ही ज़ाहिर है कि पूरे रो को सेलेक्ट करो। रन कर लेते हैं दोबारा और आपके सामने है। अब जब भी सेल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा पूरे इस डेटा ग्रिड व्यू को कवर कर लिया है इसने और एक टाइम में हम सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ मैंने इन क्लासेस को यूज़ किया और डेटा ले आया अपने डेटाबेस से और फिर उसको बाइंड किया अपने स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू के साथ। अब हम क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को हम कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर, जो कि बेस्ट तरीका है और हमेशा उसको यूज़ करें, इस तरह का ना करें। तो फिर स्टोर प्रोसीजर अब हम क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। और उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर और फिर स्टोर प्रोसीजर आप बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट करूँगा नहीं और आपने सिंपली लिखना है क्रिएट फिर प्रोसीजर और फिर जो भी नाम आपने इसको देना है। नाम का कन्वेंशन याद रखना है कि यूपीएस, क्योंकि यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है, ये आपने लिखना है। फिर अंडरस्कोर, अगर ये आप नहीं देते कुछ नहीं होता, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। इस तरह आपको पता चलेगा कि किसने किया है, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है या यूज़र डिफाइंड है। तो यूज़र डिफाइंड है। फिर किस टेबल से रिलेटेड है, तो पहले उसका नाम देना है आपने। स्टूडेंट टेबल से रिलेटेड है
उसी तरह नाम देना है। सबसे पहले मैंने दे दिया है। उसके बाद इसका नाम का या इस स्टोर प्रोसीजर का मकसद क्या है, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड लाने हैं। फिर एज लिखना है, बिगिन लिखना है, एंड लिखना है, और आखिर में वही स्टेटमेंट जो कि हमने यहाँ पे दी है यहाँ पे मौजूद है। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपके लिए यही क्रिएट कर देगा। अब हमें ये चाहिए, ये नाम कॉपी कर लें और यहाँ पे इसके बजाय हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम देना है। हो गया। जब आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो आपने एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, और वो है कमांड और कमांड टाइप, कि कमांड टाइप क्या है, और कमांड टाइप हम इसको देंगे कि स्टोर प्रोसीजर है। ये आप नहीं देंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये लाइन आपने हर हाल में देनी है जब आप स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे। रन कर लें दोबारा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब आपके सामने है, उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। तो अब तक हम देख चुके हैं कि किस तरह डिफाइन करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग को, किस तरह सीक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, सीक्वल कमांड ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, और सीक्वल डेटा रीडर को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने ये कमांड एग्जीक्यूट रीडर को भी सीखा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हमने करना है सेव रिकॉर्ड, कि जो भी डिटेल हम यहाँ पे देंगे वो सेव हो जाए डेटाबेस में, और यहाँ पे ये डेटा ग्रिड व्यू अपडेट हो जाए। तो किस तरह करेंगे, सेव रिकॉर्ड को हमने इसका क्लिक इवेंट जनरेट करना है, और हमने क्या करना है अब एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह यहाँ पे किया था वो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो यहीं से कॉपी कर ले, कॉपी हो गया और यहाँ पे दे दें। अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, सीक्वल कमांड देना है, और वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और अब की बार ये स्टोर प्रोसीजर नहीं होगा, अब की बार क्या होगा, इंसर्ट टेबल वाला स्टोर प्रोसीजर होगा। तो वो किधर है, यहाँ पे मौजूद है, और यहीं पे इसको मॉडिफाई कर लेंगे। जब भी आपने कुछ रिकॉर्ड सेव करना है तो यहाँ पे अगर हम आएंगे, इस फॉर्म में आपने आना है, ये वाला और ये वाला और ये वाला आपने इसको देना है। तो इसको हम एज अ पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने ये सारे पैरामीटर्स यूज़ कर लिए हैं। इसके अलावा हमने इसको स्टूडेंट आईडी भी देना है। चूंकि स्टूडेंट आईडी आइडेंटिटी फील्ड है, तो जब इंसर्ट करेंगे तो ये 0 होगा। अंडरस्टूड बात है, 0 होगा, और जब अपडेट करेंगे तो ये कोई वैल्यू होगी। तो ये हमें चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट ऐड अपडेट रिकॉर्ड मैंने सेम यहाँ पे किया है। अगर तो स्टूडेंट आईडी 0 है, इसका अंडरस्टूड मतलब क्या है कि स्टूडेंट आईडी 0 है, हमने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर लो, और अगर 0 नहीं है तो फिर अपडेट का प्रोसेस करो। तो हमने ये सारी चीज़ें इसको देनी है कोड से, और फिर ये यहाँ पे इसको डालेगा, यहाँ पे डालेगा और इंसर्ट करेगा या अपडेट करेगा। तो पहले इंसर्ट वाला कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और हमने क्या करना है, इसी को यहाँ से ले आते हैं, कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कमांड टाइप आपने देना है और ओपन करना है। क्यों? क्योंकि स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं और ओपन के बगैर काम नहीं करेगा। अब हम डेटा रीड नहीं कर रहे, तो हमने ये डेटा रीडर नहीं डालना, बल्कि पैरामीटर्स डालने। क्यों? क्योंकि इस स्टोर प्रोसीजर पे में ये पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं, ये हमने इसको अब देने। तो पैरामीटर किस तरह देंगे, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, और या ऐड विद वैल्यू। लेकिन हम अपने सारे ट्यूटोरियल्स में ऐड विद वैल्यू करेंगे, जो कि ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे मैंने इसको क्या देना है, स्टूडेंट आईडी, और ये क्या होना चाहिए, एट स्टूडेंट आईडी। एग्जैक्टली उसी तरह होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे दिया गया है। अगर थोड़ी सी भी डिफरेंस हुई इन नेम्स में तो फिर काम नहीं करेगा, और तरतीब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा इसी तरतीब से दिया करे ताकि आपको फिर ढूंढने में आसानी हो। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ पे हम एक दे देंगे, एक प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी देने का आसान तरीका क्या है, प्रॉप लिख दें और 2 दफ़ा टैब बटन दबा दें, इंट होगा और स्टूडेंट आईडी, सिंपल एज दैट। हो गया। ये यहाँ पे हमने देना है, और डिफ़ॉल्ट में ये क्या होगा, 0 होगा। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट स्टूडेंट आईडी, सिंपल एज दैट।
और आपने कुछ नहीं करना। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, अस्यूम करेगा कि 0 है। इसी तरह हम फिर फुल नेम के लिए भी कर लेते हैं, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू और ऐड फुल नेम। अब ये कहाँ से आ रहा है? फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। इसी तरह ईमेल से भी आएगा, मोबाइल से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और नोट से आएगा। तो क्विकली हम कर लेते हैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लें और फिर इसको कर लेते हैं ईमेल। इसको कर लेते हैं ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरह इसको कर लेते हैं मोबाइल और ये हो जाएगा मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स। और फिर इसको कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ और ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू। ये टेक्स्ट नहीं होगी, वैल्यू होगी। और फाइनली ये नोट्स हो जाएगा। मुझे ज़ुबानी याद है क्योंकि इससे पहले मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, इसलिए ज़ुबानी याद है। आपने इसको किस तरह करना है? मेक श्योर करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ये टैली करें। एग्जैक्टली यही स्पेलिंग्स यहाँ पे होने चाहिए, दोनों के स्पेलिंग्स को मिलना चाहिए। थोड़ा सा भी फ़र्क हुआ फिर काम नहीं करेगा। और एक चीज़ को नोट रखना है, ऐड ज़रूर यहाँ पे लगाना है। इसके बाद हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हमने कमांड को क्या किया था कि रीड करो, लेकिन यहाँ पे हमने रीड नहीं करना, तो कमांड को सिंपली एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। क्योंकि क्वेरी नहीं कर रहे, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है कमांड को। क्वेरी हम तब करते हैं जब हमने कोई डेटा रीड करना हो, तो एग्जीक्यूट रीडर और यहाँ पे क्वेरी नहीं करना। तो सिंपल एज दैट है। हमने ये सारे इसको दे दिए हैं और ये अब हमारे लिए करेगा। अब ये क्या करेगा? अगर 0 है जो कि डिफ़ॉल्ट में होगा तो यहाँ से ये बड़ी आसानी के साथ इसको डाल देगा। और अगर 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो फिर यहाँ आके उस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। तो थोड़ा रीडर वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने ये वाला लिखना है और यहाँ पे ये लिखना है। इसके अलावा हमने कमांड पैरामीटर्स भी देने हैं। यहाँ पे भी आप दे सकते हैं अगर कोई पैरामीटर्स दें, लेकिन चूंकि इस स्टोर प्रोसीजर में कोई पैरामीटर नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं दिया। तो अब रेडी है, रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक चीज़ हमने और करनी है, वो है कि ये जब हो जाए सब कुछ तो ये एक मैसेज शो करे। मैसेज बॉक्स दिखाना है, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और फिर कैप्शन क्या होना चाहिए? सक्सेस। और फिर क्या होना चाहिए? ओके का बटन होना चाहिए। और ये हो गया। और आखिर में आइकॉन इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए। रन कर लेते हैं इसको। तो आपके सामने हैं, अब एंटर करेंगे कुछ डेटा। अब डेटा रेडी है, आपके सामने है। मैंने सारा कुछ एंटर कर दिया है और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं क्या शो कर रहा है? रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही ओके करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा। स्टॉप कर लें, दोबारा रन कर लें, तो आप देख रहे हैं अब ऐड हो गया। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं और इसके लिए आपने क्या करना है? ये वाला जो मेथड है जिसमें हम लोड करते हैं डेटा ग्रिड व्यू में, इसको यहाँ पे आखिर में दे देते हैं। रन कर ले, दोबारा एंटर कर लेता हूँ मैं कुछ डेटा। आपके सामने है, सेव पे क्लिक कर लें, ओके करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा। अब ये तरीका इटसेल्फ सही है, लेकिन इससे एक बेहतर तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे भी यूज़ किया है और यहाँ पे भी यूज़ किया है। लेकिन एक बेहतर तरीका है और वो है, सेलेक्ट कर ले फॉर्म को, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, फिर इवेंट्स, और यहाँ पे एक इवेंट है एक्टिवेटेड और इसको कॉल करते हैं और इसको मैंने जनरेट कर लिया और इसको यहाँ से मूव करके यहाँ ले आते हैं और इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा? जब भी फॉर्म एक्टिवेट होगा
तो लोड करेगा डेटा ग्रिड व्यू में। रन कर लें, आप देख रहे हैं अब लोड हो रहा है। दोबारा एंट्री करते हैं, रेडी हो गया है। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर लें, ओके करेंगे। अब आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि एक्टिवेटेड का ये इवेंट यूज़ करें और यहाँ पे आपको फिर देना नहीं पड़ेगा। अब तक हम ये कोड लिख चुके हैं, इसको कोलैप्स कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके अलावा मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक क्लास बनाएं और उधर उसको डिफाइन कर लें और जिधर भी आपको अपने एप्लीकेशन में उसको यूज़ करना है यूज़ कर लें। तो किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, राइट क्लिक कर दें प्रोजेक्ट पे और फिर ऐड और फिर एक क्लास। आप इस क्लास को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ ऐप सेटिंग्स .cs। क्रिएट कर लेगा आपके लिए। इंटरनल भी ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि पब्लिक पसंद है तो पब्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं और ये स्टैटिक होगा और स्ट्रिंग होगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसने क्या रिटर्न करना है, इसने रिटर्न करना है कनेक्शन स्ट्रिंग को। और वो कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से इसको कॉपी कर ले और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सिंपल एज दैट। रिटर्न क्या करो, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को। और अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और कॉल किस तरह करेंगे, इसको यहाँ पे ऐप सेटिंग्स डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। सिंपल एज दैट। और इसी तरह इधर भी कर लेंगे। कॉपी कर लेता हूं मैं। चूंकि ये मेथड या फंक्शन जो है वो स्टैटिक है, इसलिए हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसलिए हम स्टैटिक का ये कीवर्ड इसके साथ यूज करते हैं। दोबारा रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। आप देख रहे हैं काम कर रहा है, डेटा लोड कर रहा है। आप सेविंग कभी कर लेते हैं, कुछ डेटा एंटर कर लेता हूं मैं। डेटा रेडी है, सेव कर लें, ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। अब दोबारा चलते हैं ऐप सेटिंग्स में। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग्स चेंज करना हो क्लाइंट के कंप्यूटर पे, फिर हमने नहीं कर सकेंगे अगर हमने इसको इस तरह दिया। बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएं, उसमें इसको एंटर करें। लेटर ऑन आप बड़ी आसानी के साथ आप उसको चेंज कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो किस तरह करेंगे, पहले हम यूज़ करते थे app.config फाइल .NET फ्रेमवर्क में, लेकिन .NET कोर फ्रेमवर्क में वो रिकमेंडेड नहीं है। तो हमने क्या यूज़ करना है, JSON फाइल। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, फिर ऐड और फिर मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको क्या नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बेस्ट नाम क्या है, ऐप सेटिंग्स डॉट JSON। ये JSON का स्पेलिंग आपने याद रखना है। ऐड कर लें और ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर लें। हो गया, JSON फाइल स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसिस से। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स को और ये आपके लिए कर लेगा। और पहला कनेक्शन स्ट्रिंग मैं दे देता हूँ DBX। ये नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मुझे ये पसंद है। फिर लोग पूछते हैं कि ये DBX क्या है, ये इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है। और फिर फुल कॉलन और फिर डबल कोट्स के अंदर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग अब डिफाइन करना है। तो यहाँ से ले आते हैं इसको और फिर पेस्ट कर लें यहाँ पे और सिंपल एज दैट। सेव कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए एक न्यू गेट पैकेज। तो यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, डिपेंडेंसी और फिर मैनेज न्यू गेट पैकेजेस और मेक श्योर कर लें ऑल हो। और यहाँ पे आपने सर्च करना है microsoft.extensions.hosting, ये वाला आपको चाहिए। और जब आप करेंगे आपके सामने होगा। चूंकि हम .NET कोर 6 यूज़ कर रहे हैं तो आपने 6 वाला यूज़ करना है।
अगर 5 का यूज़ कर रहे हैं तो 5 वाला करें, अगर 3.1 कर रहे हैं तो वो वाला करें, लेकिन 3.1 रिकमेंडेड नहीं है। हमेशा .NET Core 5 या 6 यूज़ करें, वर्जन 6 या उससे जो लेटर आया हो। तो करंटली चूँकि लेटेस्ट 6 है तो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे स्क्रीन पे ओके कर लें और फिर इसको क्लोज कर लें। तो ये आपके लिए इंस्टॉल कर लेगा और इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आते हैं पैकेजेस, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे और इस वैल्यू को वहाँ पे लाएंगे। तो किस तरह लाएंगे, बहुत ही आसान है। ऐप सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, आई कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। और फिर इसको इंपोर्ट करते हैं, ये वाला इंपोर्ट हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ बिल्डर, और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद आपने इसके आगे नाम लिखना है .add JSON फाइल, और फिर JSON फाइल का जो भी नाम हो वो दे दें, ऐप सेटिंग्स .json। स्पेलिंग्स करेक्ट देनी है, और स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे दी होगी वही यहाँ पे आपने देना है। अगर गलत दे दिया तो फिर काम नहीं करेगा। करंटली आप देख रहे हैं इसको हमेशा रूट में होना चाहिए, यानी प्रोजेक्ट के रूट में होना चाहिए, जैसे कि अब है, और हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी फोल्डर में डालते हैं तो फिर फोल्डर का नाम स्लैश और फिर नाम देना है आपने। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट जो लाइन है वो है कॉन्फ़िगरेशन, और उसको कॉन्फ़िग और बिल्डर्स डॉट बिल्ड। तो हमने क्या किया, पहले बिल्डर का एक इस इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ अपने जेसन फाइल को अटैच किया, और फिर हमने आई कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और बिल्डर डॉट बिल्ड हमने कर दिया। अब फाइनली हमने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, और यहाँ पे क्या देखना है, config डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके बाद हमने उसको कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना है। क्या नाम था उसका, dbx। किधर है dbx, ये dbx। यहाँ पे आप जो देंगे फिर आपने उसको यहाँ पे देना है dbx। अगर यहाँ पे कुछ और है, db है या डेटाबेस है या जो भी है, फिर आप इसको बड़ी आसानी के साथ वही आपने यहाँ पे देना है। तो सिंपल हमने क्या किया, जेसन फाइल को क्रिएट किया, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन किया। उसके बाद हमने आई कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अपने जेसन फाइल को उसके साथ अटैच किया। फिर हमने आई कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बिल्डर डॉट बिल्ड किया। इसके बिल्ड करने से यहाँ पे आ जाएगा, और उसके अंदर फिर हमने इसको किया कि कनेक्शन स्ट्रिंग को लाओ, गेट्स कनेक्शन स्ट्रिंग, और कौन से कनेक्शन स्ट्रिंग को, dbx, जो कि यहाँ पे डिफाइन है। हो गया, रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। और आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। क्या कह रहा है, द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये वाला जेसन फाइल मौजूद नहीं है और इज़ नॉट ऑप्शनल, मतलब कि आपको चाहिए। इसकी एक वजह है, आपने चलना है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर में, फिर बिन, फिर डिबग, और फिर यहाँ पे आना है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन मौजूद है लेकिन वो जेसन फाइल यहाँ पे नहीं है, उसको यहाँ पे होना चाहिए। किस तरह करेंगे, यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक कर लें, फिर प्रॉपर्टीज़, और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है बिल्ड एक्शन, इसको कर ले कंटेंट, और फिर कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी। करंटली आप देख रहे हैं डू नॉट कॉपी है, कॉपी ऑलवेज कर लें, और दोबारा रन करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं डेटा लोड कर रहा है। अब डेटा एंट्री भी कर लेते हैं, वो देखते हैं सेव वाला भी काम करता है या नहीं। तो मैं कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ, डेटा रेडी है, सेव कर लें और ओके, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, फिर राइट क्लिक कर दें प्रोजेक्ट पे, फिर ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, और चलते हैं बिन फोल्डर में, डिबग, और यहाँ पे, और आप देख रहे हैं अब यहाँ पे मौजूद है। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इस फाइल को भी आपने इंस्टॉल करना है, नहीं करेंगे फिर काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ मैं। एक आपके सामने है, रिकॉर्ड रेडी है, सेव कर लेते हैं।
और आप देख रहे हैं ये मैसेज दे रहा है ओके कर ले तो सेव हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं स्क्रीन जो है उसमें ये डेटा अब भी मौजूद है। तो हम क्या चाहते हैं, जब सेव रिकॉर्ड क्लिक कर दें और ये डेटा यहाँ पे ऐड हो जाए तो साथ में स्क्रीन भी क्लियर हो जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये सेव हो रहा है तो यहाँ क्लियर स्क्रीन का एक मेथड बना लेंगे और अब मैं इसको जनरेट करता हूँ, मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। जनरेट हो गया और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे दिस डॉट स्टूडेंट ID इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट ID 0 है ताकि नेक्स्ट रिकॉर्ड जब ऐड करना चाहे तो 0 हो और इंसर्ट करें। उसके बाद फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर होना चाहिए, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर होना चाहिए, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम पिका डॉट वैल्यू, डेट टाइम नाउ होना चाहिए, करंट डेट उसमें आ जाना चाहिए और फाइनली नोट्स टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर होना चाहिए और फिर फोकस डाल दो, फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। तो क्या करेगा, सबसे पहले ये 0 कर देगा स्टूडेंट ID को ताकि नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड हो सके। फुल नेम, ईमेल, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स, डेट टाइम पिकर को ये करंट डेट डाल देगा उसमें और नोट्स टेक्स्ट बॉक्स को इन सारों को क्लियर कर देगा और आखिर में कर्सर डाल देगा फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स में। रन कर लेते हैं दोबारा, रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूं मैं। अब सेव पे क्लिक कर ले, ये मैसेज है यहाँ पे सेव हो गया है और आप देख रहे हैं स्क्रीन क्लियर हो गई है। अब हम यही फंक्शनैलिटी इस बटन के साथ ऐड कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में चलते हैं, डबल क्लिक कर लें और क्लिक इवेंट जनरेट कर लेगा और इधर हमने सिंपली क्या कॉल करना है, क्लियर स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन ऐड कर लेगा। दोबारा रन करके टेस्ट कर लेते हैं, आपके सामने है। अब मैं डेटा एंटर कर लेता हूँ और क्लियर स्क्रीन आपने करनी है, क्लियर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा चला जाएगा और फोकस यहाँ पे मौजूद है और यहाँ ऐड भी नहीं हुआ। अब हम इसको स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है, हम चाहते हैं जब भी हम किसी रो को सेलेक्ट करें और डबल क्लिक करें तो यहाँ पे वो डेटा शो हो और फिर जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब रिकॉर्ड अपडेट हो। तो किस तरह करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लें और फिर चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में और इवेंट्स में मैं चलता हूँ और यहाँ पे एक इवेंट है डबल क्लिक और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जनरेट कर लें। अब हमने सबसे पहले करना क्या है कि फाइंड करना है कि किस रो पे हमने डबल क्लिक किया है, उसका इंडेक्स हमें चाहिए। तो इंट है, फिर इंडेक्स और फिर इक्वल्स टू और हमने देना है स्टूडेंट्स डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट गेट फर्स्ट रो। उसकी स्टेट क्या होनी चाहिए, जब सेलेक्ट हो, उसके बगैर ना। जब हम उस पर क्लिक करें और वो सेलेक्ट हो जाए तो उसका इंडेक्स हमें चाहिए। ये इंडेक्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सारे फील्ड्स का डेटा चाहिए, स्टूडेंट ID चाहिए, फुल नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और नोट्स चाहिए। इस इंडेक्स के बगैर आप वो नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या करना है, दिस डॉट स्टूडेंट ID, ताकि हम अपडेट कर सकें। अगर आपको याद हो, जब इंसर्ट करेंगे 0 होगा और जब अपडेट करेंगे तो एक वैल्यू होनी चाहिए और वह वो वैल्यू हम यहाँ से लाएंगे। तो स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज और फिर उसके अंदर इंडेक्स और फिर डॉट सेल्स। कौन सा सेल, चूंकि पहले वाला सेल है तो आप 0 भी कर सकते हैं, चूंकि सेल स्टार्ट होते हैं, कॉलम स्टार्ट होता है 0 से, रो भी 0 से स्टार्ट होता है। यानी यहाँ कॉलम की बात कर रहे हैं, सेल एक कॉलम है तो उसका पहला कॉलम जो कि स्टूडेंट ID है, आप 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, स्टूडेंट ID कर दें और फिर डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू। और आप देख रहे हैं कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इन, तो अब कन्वर्ट कर लेते हैं कन्वर्ट क्लास को यूज करके और इन 32 इन 16 भी कर सकते हैं। हो गया, हमारे पास स्टूडेंट ID आ गई है। अब हम इसी तरह फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल देते हैं और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, उसी तरह स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज और फिर इंडेक्स और फिर डॉट सेल्स और अब की बार क्या है, फुल नेम और डॉट वैल्यू और टू स्ट्रिंग कर ले।
क्योंकि ये भी अब आपको एरर देगा। एक्चुअली यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, स्मॉल होना चाहिए, ये वाला हमने यहाँ पे डालना है। इसी तरह हम दूसरों के लिए भी कर लेते हैं। ये वाला हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल, यहाँ पे कर लेते हैं मोबाइल, और यहाँ पे भी कर लेते हैं मोबाइल। उसके बाद डेट टाइम पिकर कंट्रोल और इसकी डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये भी आप उसी तरह ला सकते हैं डॉट रोज, फिर इंडेक्स, फिर सेल्स, और फिर आपने कर देना है डेट ऑफ बर्थ, और फिर डॉट वैल्यू टू स्ट्रिंग। अगर इसके बजाय आप इसको वैल्यू कर लेते हैं तो फिर आपने इसको कन्वर्ट टू डेट टाइम करना है। तो ये आसान तरीका है, इसी तरह कर लें। और फाइनली नोट्स टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज, और उसके बाद इसके अंदर इंडेक्स, फिर सेल्स, सेल्स का नाम, नोट्स और डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, और ये आपने करना है। सबसे पहले हमने इंडेक्स फाइंड किया। इस इंडेक्स के बगैर हम ये सारी वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हम यहाँ पे इसको देंगे। फिर कौन सा सेल, स्टूडेंट आईडी वाला सेल, और उसकी वैल्यू उसको स्टूडेंट आईडी में डाल देंगे। और फिर फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स में हम फुल नेम डाल देंगे, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स में मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम पिकर में हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, और नोट्स टेक्स्ट बॉक्स में हम डाल देंगे नोट्स की वैल्यू। अब आप कहेंगे ये किधर से आ रहा है, ये वाला स्पेलिंग, तो ये भी बहुत आसान है। तो चलते हैं डेटाबेस में, जो यहाँ पे होगा, जो इन कॉलम्स के नेम होंगे एग्जैक्टली वही आपने देना है, नहीं देंगे फिर काम नहीं करेगा। रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे, और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं वैल्यूज आ जाएंगी, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी 11 हो जाएगा, जॉन स्मिथ जो है वो फुल नेम में आ जाएगा, ईमेल में ये आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रहा है, और नोट्स में यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, इसको नोट्स कर लेते हैं टेस्ट से, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे एच को हटा देते हैं, यहाँ से भी एच को हटा देते हैं, और यहाँ पे एक और नंबर डाल लेते हैं, और इसको 1986 कर लेते हैं। अब चेंज हो गया है। चूँकि हमने स्टूडेंट आईडी को चेंज कर दिया है, तो जब क्लिक करेंगे सेव रिकॉर्ड तो अपडेट हो जाएगा, और आप देख रहे हैं 11 था जॉन स्मिथ, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अपडेट हो गई, और नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। अब तक हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ना हो, एम्प्टी हो, और हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। इस केस में शो इसलिए नहीं कर रहा कि रो सेलेक्ट है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब फॉर्म लोड हो, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन ना हो, और हम यहाँ पे डबल क्लिक करें, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एरर फिर आपके सामने होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जब डेटा लोड हो जाए डेटा ग्रिड व्यू में, तो फिर क्या करो, क्लियर कर दो सिलेक्शन को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पहले रो को सेलेक्ट कर लेता है। दोबारा रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कोई भी रो सेलेक्ट नहीं है, और मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूँ तो ये आपको ये एरर शो कर रहा है कि इंडेक्स नहीं है, या इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे कर्सर ले आए तो -1 है, क्योंकि करंटली कोई भी रो सेलेक्ट नहीं है। तो इस एरर को किस तरह हम फिक्स करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखेंगे ये काम कब करो, जब इंडेक्स -1 ना हो, तो फिर ये वाला प्रोसेस करो। तो रन कर लेते हैं, और दोबारा यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे चलते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी वैल्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, सेव रिकॉर्ड, और आप देख रहे हैं रिकॉर्ड सेव कर लेगा। तो ये एरर भी चला गया। अब फाइनल चीज़ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे और डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो ये फाइनल चीज़ है, इसे भी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्म 1 में, और फिर यहाँ पे चलते हैं, और फिर एडिट कॉलम से भी कर सकते हैं, ऐड कॉलम से भी कर सकते हैं। एडिट कॉलम पे चलते हैं, ऐड कर लें, और क्या ऐड करेंगे, डिलीट, और डिलीट कॉलम, और क्या होना चाहिए, ये बटन होना चाहिए। बटन और इमेज दोनों कर सकते हैं। मैं बटन कर लेता हूँ, और इसका हेडर मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट।
ऐड कर लें और फिर क्लोज कर लें। अगर इस स्टेज पे ओके कर लें और रन कर लें, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन डाल देगा और यहाँ पे ये बटन ऐड कर लेगा, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर डिलीट नहीं लिखा हुआ। ये भी कर लेते हैं। फिर एडिट कॉलम्स, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और हमने क्या करना है, हमने करना है यहाँ पे आके और फिर यहाँ आपको दिखेगा टेक्स्ट डिलीट, आपने ये लिखना है और इसके अलावा ये करना है और इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है यूज कॉलम टेक्स्ट फॉर बटन वैल्यू, इसको ट्रू करना है। अगर ये भूल गए, ये फॉल्स हुआ या ये वाला यहाँ पे ऐड नहीं किया, फिर नज़र नहीं आएगा। ओके कर ले और दोबारा रन कर लें। तो अब आप देख रहे हैं आपके सामने है। अब क्लिक करने से सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा। तो अब ये फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं। तो किस तरह ऐड करेंगे, बहुत ही आसान है। डेटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट कर लें, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, आपके सामने है। फिर यहाँ पे इवेंट्स और यहाँ पे हमने कौन सा इवेंट देखना है, सेल कंटेंट क्लिक, सेल कंटेंट क्लिक, इसको जनरेट कर लें। और अब हमने इसको क्या देना है, क्योंकि यहाँ पे एक मसला है, सेल कंटेंट क्लिक। यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेल कंटेंट क्लिक इवेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो होगा, यहाँ पे करेंगे तो होगा, यहाँ पे करेंगे तो होगा। तो इसको किस तरह पता चलेगा, तो बड़ा ही आसान है। इफ स्टेटमेंट हमने लिखना है और हम इसको कहेंगे इफ स्टूडेंट्स डेटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स, ठीक है, कॉलम करना है, रो नहीं करना, कॉलम्स। और फिर हमारे पास यहाँ पे ई है, कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ई डॉट कॉलम इंडेक्स, कॉलम का जो इंडेक्स होगा। कॉलम हमेशा स्टार्ट होता है, पहला कॉलम 0 होता है और दूसरा कॉलम 1 होता है और इस तरह चलता रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें रो इंडेक्स की जरूरत है और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर तो उसका हेडर टेक्स्ट डिलीट है तो तब फिर ये काम करो। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किस कॉलम का हेडर टेक्स्ट डिलीट है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेगा तब ये काम करेगा जब जो यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे करेगा, फिर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिलीट नहीं है, हेडर टेक्स्ट यहाँ पे है। आपके सामने है, लेकिन इससे भी एक बेहतर तरीका है कि हमारे पास ये है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स है तो ये हमें ई डॉट रो इंडेक्स भी दे सकता है। इस जगह पे ही में ये नहीं है, अगर हम यहाँ पे जाएं ई डॉट रो इंडेक्स तो नहीं है, या ई डॉट कॉलम इंडेक्स नहीं है, सारे इवेंट्स में नहीं है। तो इस केस में है तो फिर हमने ये लाइन ख़त्म कर देनी है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट रो इंडेक्स। अगर रो इंडेक्स -1 नहीं है, मीनिंग रो अगर आपने सेलेक्ट नहीं की तो फिर इस प्रोसेस को आपने नहीं करना। और अगर सेलेक्ट है तो फिर क्या करो, सबसे पहले हमने फाइंड करना है स्टूडेंट आईडी, क्योंकि डिलीट के लिए हमें स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हमने देना है स्टूडेंट्स डिलीट रिकॉर्ड। ये स्टोर प्रोसीजर है हमारा, सिंपल स्टोर प्रोसीजर। और डिलीट कर दो स्टूडेंट टेबल से कौन सा रिकॉर्ड, जिसकी स्टूडेंट आईडी हम इसको देंगे, तो एक पैरामीटर हमने देना है। तो सारा कोड इधर से ही कॉपी कर लेते हैं, ये वाला ही हमें चाहिए, यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पे डाल देते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग हमें चाहिए, हमने दे दिया। कमांड क्या होगा, इसके बजाय ये वाला होगा, कॉपी कर लें और यहाँ पे दे दें। और इसके बाद ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें ज़रूरत है, इसके बगैर काम नहीं करेगा। ओपन कर लें और फिर हमें एक वैल्यू इसको देनी है, स्टूडेंट आईडी। तो करंटली हमें स्टूडेंट आईडी पहले फाइंड करनी है, ये स्टूडेंट आईडी होगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को डिक्लेयर कर लेते हैं, इन स्टूडेंट आईडी। इसी तरह उसे फाइंड करना है जिस तरह यहाँ पे की है, एग्जैक्टली यही कोड है।
तो यहाँ से स्टूडेंट आईडी आ जाएगा इस सेल से, और फिर हमने इसको इंडेक्स भी देना है। उस केस में फाइंड किया था चूँकि यहाँ पे हमारे पास है तो रो इंडेक्स। तो आपके पास स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, आपने सप्लाई कर ली है। जब हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो कराना है कि क्या करो, रिकॉर्ड इज डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे सक्सेस, और फिर ओके का बटन, और फिर यहाँ पे एरर है लेकिन हमने क्या देना है, डॉट इंफॉर्मेशन। तो कोलैप्स कर लेते हैं इसको और इसको भी बंद कर लेते हैं। तो आपके सामने है। अब क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा कौन से कॉलम में हम क्लिक कर रहे हैं। अगर डिलीट कॉलम में क्लिक कर रहे हैं फिर देखते हैं कि कोई रो सेलेक्ट है या नहीं। अगर सेलेक्ट नहीं है तब तक काम नहीं करेगा, सेलेक्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी को डेटा ग्रिड व्यू से फाइंड करेगा, फिर सीक्वल कनेक्शन करेगा। कमांड हमने डिलीट रिकॉर्ड का स्टोर प्रोसीजर इसे दिया है, और स्टूडेंट सप्लाई कर लेंगे ये वाला, और एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। रन कर ले, और अब डिलीट करने की कोशिश करते हैं ये वाला रिकॉर्ड, और आपको कह रहा है रिकॉर्ड इज डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से चला जाएगा। ये वाला करते हैं और आप देख रहे हैं वहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होता, बल्कि रिकॉर्ड डबल क्लिक करेंगे तो फिर रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा, जैसे कि पिछली दफ़ा में हो रहा था। तो आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। अब हम एक काम करेंगे, इस वाले को चेंज करके इमेज कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आते हैं एडिट कॉलम, और करंटली क्या है, कॉलम टाइप ये है, इसको हम कर लेते हैं इमेज कॉलम। इमेज कॉलम हो गया, आप देख रहे हैं चेंज हो गया है। ओके कर ले, दोबारा रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं इमेज हो गया, तो दोबारा भी उसी तरह काम करेगा, आप देख रहे हैं। अब आप इस इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं एडिट कॉलम्स, और यहाँ पे इसको यहाँ कर दें और इमेज। अब इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, और ओके कर लें। दोबारा रन करेंगे तो अब आपके सामने है इमेज मौजूद है। इससे बेहतर इमेज आप यूज़ कर सकते थे, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से के बजाय यहाँ पे नज़र आए तो किस तरह करेंगे, ये भी बहुत आसान। दोबारा यहाँ पे आएंगे। अब हमने क्या करना है, उन सारे कॉलम्स के लिए अब यहाँ पे दोबारा कॉलम्स बनाने हैं। तो फिर किस तरह करेंगे, ऐड कर लें, और पहला वाला क्या है, स्टूडेंट आईडी कॉलम, ये इसका नाम है, और इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ स्टूडेंट आईडी, और क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। ऐड कर लें। इसी तरह दूसरा वाला जो था फुल नेम कॉलम, और फिर इसको क्या कर लेते हैं, फुल नेम ऐड कर लें। इसी तरह ईमेल कॉलम, और ईमेल फिर ऐड, और उसके बाद मोबाइल कॉलम, और मोबाइल, और उसके बाद ऐड डेट ऑफ बर्थ कॉलम, और डेट ऑफ बर्थ कर लें। फिर ऐड, और फिर इसके बाद नोट्स कॉलम, और इसको नोट्स कर लें, और इन सब को होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स कॉलम। ऐड कर लें और क्लोज कर लें, और फिर मैं चाहता हूँ ये डिलीट नीचे आ जाए, क्लिक कर दें ओके। इस स्टेज पे रन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब आपको शो कर रहा है लेकिन एम्प्टी है, और ये जो ओरिजिनल डेटा आपको शो कर रहा था वो डिलीट के बाद आपके सामने है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये ख़त्म हो और यहाँ पे डेटा नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान है। एक फाइनल चीज़ आपने करनी है, दोबारा यहाँ पे चलते हैं और स्टूडेंट आईडी को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है,
डेटा प्रॉपर्टी नेम और इसको क्या कर देना है स्टूडेंट आईडी। ये क्यों स्टूडेंट आईडी होगा, इसको एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए जिस तरह कॉलम के नेम है। स्टूडेंट आईडी ये वाले स्पेलिंग होने चाहिए, अगर ना हुए तो फिर काम नहीं करेगा। तो पहले वाले में मैंने कर दिया, फिर फुल नेम, फिर ईमेल, फिर मोबाइल, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर नोट्स। ओके कर लें, रन कर लें। अब आप देख रहे हैं यहाँ आपके सामने है, एग्जैक्टली उसी तरह नज़र आ रहा है और अब इमेज यहाँ पे दिख रहा है। क्लिक कर लें इस वाले को तो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इस कॉलम को क्या नाम दिया था, स्टूडेंट आईडी कॉलम। तो इसको स्टूडेंट आईडी कॉलम कर लेते हैं, दोबारा रन कर लें और यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये वाला भी डिलीट हो जाएगा। अब हम कुछ और रिकॉर्ड एंटर करते हैं। अब रेडी है तो सेव रिकॉर्ड कर लें और आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। अब दोबारा कोशिश करते हैं और एडिट करने की करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये मसला है, तो इसको भी फिक्स कर लें और रन करते हैं। दोबारा एडिट करने की कोशिश करते हैं। अब ये हर जगह पे आपको ये एरर देगा क्योंकि हमने सबके साथ कॉलम लिखा हुआ था। तो स्टॉप कर लें और इसको कॉलम कर लें और अगर इसी तरह की कोई और चीज़ आपने की हो, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और सब करेक्ट है, रन कर लें। अब ये आपको एडिट करने देगा और सेव एडिट, तो आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि ADO.NET क्या है और फिर हमने उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया और सारी फंक्शनैलिटी की, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीलोड और लोडिंग डेटा इनटू डेटा ग्रिड व्यू, ये सारा प्रोसेस किया और आपके सामने